हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, अग्नि सुरक्षा भारत में एक बड़ी चिंता का विषय है। आज की कक्षा में हम इसी अग्नि सुरक्षा की चिंता के ऊपर प्रकाश डालेंगे। ध्यान रखिएगा, ये और ज्यादा चिंतापूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है छोटी छोटी लापरवाहियों के चलते। यहाँ पे यदि हम दो बड़ी घटनाओं का जिक्र करें तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की ही परिघटना है। राजकोट के गेमिंग जोन में 35 लोगों की जो है जान चली गई भीषण आगजनी के चलते। इसी के समानांतर दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, जो कि बच्चों का एक हॉस्पिटल है, उसमें आग लग गई जिसके चलते 7 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। ऐसी तमाम अनगिनत घटनाएं भारत में होती रहती हैं। यदि हम 2019 के 3 बड़े इंसिडेंट की बात करें तो दिल्ली के 4 मंजिला इमारत में आगजनी हुई जिसके चलते 17 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी वर्ष सूरत में एक कोचिंग में आग लगी थी जिसके चलते 22 छात्रों की जान चली गई थी। एक फैक्ट्री में आग लगी थी जिसके चलते 43 श्रमिकों को जान से हाथ धोना पड़ा था। तो इस तरीके की तमाम, ये कुछ उदाहरण है जस्ट, इस तरीके की तमाम जो घटनाएं हैं वो अक्सर घटती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुधार के सकारात्मक या सक्रिय कदम हमें व्यवहारिक धरातल पर उठते नजर नहीं आते। हाँ, आदर्श तौर पे बातें बड़ी होती हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। यहाँ पे यदि हम कुछ कारणों की बात कर लें तो सबसे बड़े कारणों में शॉर्ट सर्किट या बिजली के खराब उपकरणों का प्रयोग करना, कुछ परिघटनाएं जो है रसोई में गैस विस्फोट या अन्य जो है लापरवाहियों के चलते होती हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, एक बड़ा कारण है आवासीय इमारतों का वाणिज्यिक संस्थानों के तौर पे प्रयोग करना। ये कुछ कारण है आगजनी के। यदि हम एक रिपोर्ट की बात करें, भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या की 2015 की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में जो आवासीय क्षेत्र हैं वहां पे सबसे ज्यादा खतरा होता है आगजनी का। भवन और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का घोर उल्लंघन बेरोक टोक जारी है। आग दुर्घटनाएं खतरनाक नियमितता के साथ होती रहती हैं, लेकिन सक्रियता से उन पे लगाम नहीं लगाई गई है, और लगाम नहीं लगाई गई तभी परिणाम यह है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह सही समय है कि जब हम इस सुरक्षा को गंभीरता से लें और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। यहाँ पे क्या क्या सुधार के प्रयास या क्या क्या होना जरूरी है इस तरीके की परिघटनाओं को रोकने के लिए, तो सबसे पहले सजेशन के तौर पे हम बता सकते हैं कि राष्ट्रीय भवन संहिता का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए। दोस्तों, 2016 के राष्ट्रीय भवन संहिता की गाइडलाइंस तैयार की गई थी। इसमें सभी प्रकार की इमारतों, जिसमें आवासीय, शैक्षणिक, संस्थागत, असेंबली, व्यापारिक, औद्योगिक, व्यवसाय, सभी प्रकार की जो इमारतें हैं उनके निर्माण, रख रखाव और संचालन के लिए दिशा निर्देशों का एक विस्तृत सेट है ये। कि यदि हम इसे एग्जाम्पल से समझें, ये राष्ट्रीय भवन संहिता निर्दिष्ट करती है कि किसी विशिष्ट प्रकार की इमारत में कितने निकास होंगे, कैसे बाहर निकला जाएगा, क्या सिक्योरिटी के संसाधन होंगे। तो हर प्रकार की गाइडलाइंस की बात करती है ये राष्ट्रीय भवन संहिता। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हर एक बिल्डिंग के लिए ये राष्ट्रीय भवन संहिता में जो दिशा निर्देशों का सेट है वो कंपलसरी होना चाहिए लागू करना। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली की आग, या इनफैक्ट ज्यादातर आग के मामलों में ये देखा गया कि आवासीय स्थान के तौर पे जो एक इमारत है वो वाणिज्यिक कामों में संलग्न है। इसके चलते इमारतों में आग से बचने के लिए जो निकास का रास्ता है वो एक ही था, और जिसके चलते निकास संभव नहीं हो पाया तो लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ गया। तो सबसे पहला सजेशन के तौर पे हम ये भवन संहिता की गाइडलाइंस को अनिवार्य तौर पे लागू करने की बात कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा मुद्दा ये है कि इमारत को आग प्रतिरोधी मंदक सामग्री से बनाना, और इंपॉर्टेंट है धुआं प्रणाली और आग अलार्म लगाना है। और ये जो आग अलार्म है इनको शहर के सिस्टम से जोड़ना है ताकि पूर्व चेतावनी मिल जाए,
थोड़ी सी भी परिघटना हो तो लोगों को कम से कम निकासी करने का मौका मिल जाए, इस तरीके की प्रणालियों को कंपलसरी किया जाना जरूरी है इमारतों में। अगला मुद्दा यह है कि आग के जोखिमों का समय समय पे आकलन करना, निगरानी करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अनिवार्य करनी चाहिए और जिस इमारत में इस तरीके की प्रणालियां ना मिले उनके लिए कड़े दंड का प्रावधान करना जरूरी है। इसके लिए हम अग्नि सुरक्षा ऑडिट का प्रावधान कर सकते हैं और ये अग्नि सुरक्षा ऑडिट हर एक टाइम पीरियड यानी समय समय पे होना जरूरी है। यानी एफएसए को हर जगह के लिए, यानी ये जो फायर सिक्योरिटी ऑडिट है, इसको हर एक बिल्डिंग, हर एक ऐसा स्थान जहां पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं या आवासीय जो बिल्डिंग्स हैं, कॉलोनीज हैं, उनके लिए अनिवार्य किए जाने की जरूरत है। अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है ताकि यदि कोई ऐसी परिघटना हो तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, आम जनता है, वो कदम उठा सके सुरक्षा के लिहाज से। इसमें आप अभ्यास करवा सकते हैं, निकासी प्रक्रियाएं कैसे हो, जो अग्निशामक यंत्र हैं उनका उपयोग किस तरीके से किया जाना है, लोगों को ट्रेंड भी किया जाना जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, सबको पता होता है कि जब आग लगेगी तो इसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि प्रयोग कैसे करना है। तो ऐसे में समय समय पे जो अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण है ये दिया जाना भी जरूरी है, क्योंकि ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है सिक्योरिटी के समक्ष। अगला मुद्दा है दोस्तों, बिजली और आग से बचाव के लिए जो उपकरण लगाए जाते हैं किसी भी बिल्डिंग में, तो उन्हें अधिकृत व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जाना जरूरी है कि ये उपकरण सही है क्या, इनकी क्वालिटी सही है क्या, ये जो भी पैरामीटर्स हैं उन पे सही खरे उतरते हैं क्या। तो इस तरीके से इन उपकरणों की भी निगरानी होना चाहिए और समय समय पे, यानी एक समय के बाद लगातार, एक इंटरवल के बाद लगातार इस तरीके की निगरानी जो पैमाने हैं उन पे खरा उतरे बिल्डिंग्स, इसके लिए प्रयास करने जरूरी हैं। साथ ही अग्निशमन सेवाएं मौजूद होनी चाहिए। यदि हम भारत में अग्निशमन सेवाओं की बात करें तो बड़े स्तर पे कमी है। एक रिपोर्ट है 2017 की, गृह मंत्रालय ने संसद को बताया था कि 2012 में भारत में सिर्फ 3000 के आसपास अग्निशमन केंद्र थे, जबकि जरूरत 8500 के आसपास थी। एक तो इन अग्निशमन सेवा केंद्र, इनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, यानी इन सेवाओं का बढ़ना भी जरूरी है और साथ ही अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण करना भी जरूरी है, ताकि जो वर्तमान तय परिस्थितियां हैं उनमें भी ये खरी उतर सके। इसके साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जागरूकता अभियान। बच्चों को स्कूल में जागरूक किया जाए, ड्रिल करवाने का अभ्यास किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। इसके साथ ही न केवल बच्चे बल्कि जो अलग अलग आवास और वाणिज्यिक जो परिसर हैं उनका प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं, समुदाय हैं, अधिकृत व्यक्ति हैं, एजेंसियों की सहायता से उनको भी ट्रेंड किए जाने की, जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है, ताकि लोग जागरूक रहें। इस प्रकार की जो विपदा है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए उसके लिए ट्रेंड रहें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, बुनियादी ढांचा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बिल्डिंग में आग लगी है और वाहन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो ऐसे में या पहुंचने में देरी हो रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी घटनाएं इस लिए भी बहुत ज्यादा विभत्स बन जाती हैं क्योंकि तय समय पे जो गाड़ी है वो नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में बुनियादी ढांचा इस तरीके से विकसित होना चाहिए कि जो आपातकालीन वाहनों की त्वरित आवाजाही के लिए जो समर्पित लेन की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो स्मार्ट कंट्रोल रूम है उसको आपातकालीन वाहनों को सबसे छोटे मार्ग से मार्गदर्शन करने, पुलिस, यातायात, अग्निशमन, एम्बुलेंस, सुरक्षा बल जैसे विभिन्न विभागों के बीच सक्षम होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की विपदा पे यदि कंट्रोल करना है तो केवल अग्निशमन से नहीं होगा। अग्निशमन के साथ हमें एम्बुलेंस सर्विसेज भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, सुरक्षा बल भी चाहिए, यातायात अवस्था भी चाहिए, तो व्यवस्था भी चाहिए। तो ऐसे में सबके मध्य समन्वय करना समय की मांग है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अग्निशमन के चलते ये जो प्रावधान है इनको लागू करने के लिए, जैसे अभी राजकोट की घटना हुई तो जांच के आदेश दे दिए और ये कह दिया जितने भी गेमिंग जोन है उनकी एनओसी चेक करो, यदि नहीं है तो रद्द करो। तो ऐसे में केवल गेमिंग जोन का ही मुद्दा नहीं है, कल को स्कूल भी टारगेट हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स तो होते ही हैं, होटल्स हैं, बड़ी बड़ी जो आवासीय बिल्डिंग्स हैं। तो इन सब के लिए एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाना जरूरी है, क्योंकि ये एक गंभीर चिंता का विषय है। देखते ही देखते सैकड़ों लोग वो भी इतने विभत्सा से मारे जाते हैं
छोटी छोटी लापरवाहियों के चलते। तो ऐसे में कड़े कदम उठाने की जरूरत है, सरकार को एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। FSA अनिवार्य होना चाहिए। ऑडिटिंग की बात जो मैं कर रही हूं, इसके साथ ही लोगों के मध्य जागरूकता, लोगों को ट्रेंड करना भी जरूरी है, ताकि छोटी मोटी यदि आपदा हो तो लोग मिलजुल के उस आपदा से निकलने का साहस रखें, निकलने की क्षमता रखें। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आपका क्या कहना है भारत में इस तरीके की अग्नि सुरक्षा के संबंध में चिंताओं के मुद्दे से, और आपके पास और क्या सजेशंस हैं? अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 28 मई यानी कल से ये बैच शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल, कंप्लीट GS इसमें कवर होगा। CSET, करंट अफेयर, ऐसे आंसर राइटिंग सब कुछ इंक्लूड है। तो फटाफट जाइए, LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिए, एडमिशन ले लीजिए। इसके साथ यदि आपको वैकल्पिक विषय लेने हैं, हिंदी में इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य और राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अवेलेबल हैं। मात्र 15,999 में आप अपना ऑप्शनल कवर कर सकते हैं। LD लाइव कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दही अकेडमी, इंस्टाग्राम ललिता दही अकेडमी और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।